नमस्कार, मैं हूँ विनीता। स्वागत है आपका अभ्यास के इस अंक में, जहाँ आज का विषय है साइकोलॉजी। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प करता है, चाहे आप इसे ऑप्शनल रखें या फिर मेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात इस विषय के साथ ये है कि ये परीक्षाओं के दौरान आपको काम रखता है, एंग्जाइटी से बचाता है, क्योंकि ये सारी बातें इस सब्जेक्ट में निहित है। आज की हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर पूनम फोगाट, और ये है फैकल्टी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। मैम, ऐसा है कि हम श्रोताओं के सवालों को लेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसके बाद हम उन सवालों को लेंगे। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में या एक साथ कई लोगों के साथ किसी से भी जुड़ने में सक्षम हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अंतहीन जानकारी प्राप्त की जा सकती है और प्रसारित भी की जा सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा को साकार कर दिया है। महामारी के दौरान सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के लिए शारीरिक रूप से अलग होने पर भी जुड़े रहने का एक शानदार तरीका साबित हुआ। इससे लाखों लोगों की जान बची और बीमारी तथा इसके प्रसार के बारे में बुनियादी जागरूकता पैदा हुई। मोबाइल फोन हथेली के आकार के स्मार्टफोन बन गए हैं, जो हमें कई काम करने में मदद करते हैं। आज के समय में पोर्टेबल कंप्यूटर सस्ते हैं और इस तरह इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इस आविष्कार ने आवाज और वीडियो कॉल के माध्यम से संचार की बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करके मानवता के लिए चमत्कार किया है। ये स्मार्टफोन छोटे और सुविधाजनक हैं। मौके पर तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मनोरंजन का भी एक बड़ा स्रोत है और एक उंगली या स्टाइलस पेन के टैब पर नवीनतम समाचार प्रदान करते हैं। मैप फीचर हमें कम से कम समय में किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। खरीदारी, भुगतान या बैंकिंग करने के लिए ऑनलाइन लेन देन करना आसान है। ये एक विश्वकोश, छोटा कार्यालय और मनोरंजन का स्रोत है, जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया हमें सभी भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने में भी मदद करता है। ये दुनिया भर के समान विचारधारा वाले लोगों को इस वर्चुअल सोशल नेटवर्क पर अपने विचारों, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को साझा करने में भी मदद करता है। कई स्टार्टअप और छोटे प्रतिष्ठान अपने उत्पादों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये एक निरंतर बदलते रहने और विकसित होने वाला क्षेत्र है, जो दुनिया को और अधिक पहुंच योग्य बनाता है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के सकारात्मक पक्ष हैं तो नकारात्मक विशेषताएं भी हैं। अति प्रयोग से व्यसन, अवसाद, असावधानी, तनाव और ईर्ष्या हो सकती है। आभासी क्षेत्र भ्रामक जानकारी और झूठ के लिए एक माध्यम भी हो सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट कॉम्प्लेक्स तब विकसित होता है जब कोई उस अनुभव को याद करने से डरता है जो किसी और के पास है। प्रभावशाली लोगों के युग में झूठ बोलने के माध्यम से दूसरों द्वारा स्थापित अवास्तविक उम्मीदों ने कई सोशल मीडिया व्यसनों पर अपना प्रभाव डाला है। साइबर बुलिंग के अपराधी एक नकली प्रोफाइल बना सकते हैं और लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने साथियों के सामने आतंकित कर सकते हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जो ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, वित्तीय और कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री और साइबर जबरन वसूली की ओर ले जाते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वाईफाई और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। अध्ययन अब इन गैजेट्स के माध्यम से उत्सर्जित विकिरण के अदृश्य हानिकारक प्रभावों को प्रकट करते हैं, जो मानव जाति और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकारें कानूनी बदलाव और नियम ला रही हैं। भारत में आईटी मंत्रालय ने जून 2022 में नए मसौदा नियमों को परिचालित किया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए सामग्री संबंधी निर्णयों के खिलाफ की गई शिकायतों पर निष्क्रियता के खिलाफ उपयोगकर्ता की अपील सुनने के लिए एक सरकारी पैनल का प्रस्ताव करता है। ये उपभोक्ता पर है कि वो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के फायदे और नुकसान को तौलें और विवेकपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग करें। थैंक यू जनेंद्र। और एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद दोस्तों हम हाजिर हैं और सवालों की ये लंबी फहरिस्त हमारे पास है। तो सबसे पहला सवाल। मेरा नाम सना ठाकुर है और मैं हिमाचल शिमला से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पैरासाइकोलॉजी साइंटिफिक है और यह एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से कैसे संबंधित है? सवाल अच्छा है। जो पैरासाइकोलॉजी है वो आज की डेट में भी एक साइंस की तरह नहीं मानी जाती। उसको आज भी एक सूडो साइंस का दर्जा है। अच्छा। सूडो साइंस का मतलब है कि वो अभी भी उसके जो साइंटिफिक पैरामीटर्स जो होते हैं
किसी की भी स्टडी जो हम रिसर्च स्टडी करते हैं उसके जो साइंटिफिक मापदंड होते हैं कि वो किस तरीके से की गई, क्या मेथड यूज़ किया गया, क्या टेक्निक्स थी और क्या उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किस तरीके से किया गया, उस तरीके के मापदंडों पे वो आज भी पूरी नहीं होती है, इसीलिए उसको अभी भी सूडो साइंस का दर्जा दिया जाता है। तो साइकोलॉजी का एक बहुत ही छोटा सा एक सेगमेंट आता है पैरासाइकोलॉजी। तो पैरासाइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका प्री कॉग्निशन हो गया, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसे इन्होंने बोला, तो टेलीपैथी हो गया, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा मैजिक वाली ट्रिक्स करते हैं जिसमें वो लोग आपका कार्ड बता देते हैं। जी जी, हाँ तो हाँ। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के एरिया में आती हैं, जिसमें वो आपके एक तरीके की माइंड रीडिंग करते हैं, वो आपको एक कुछ क्यूज़ देते हैं और आप उसी तरीके से सोचने लगते हैं और वही चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, या वही चीज़ें, वही नंबर्स बोलते हैं, वही चीज़ें। साइकोलॉजी के कोर साइकोलॉजी के एरिया में आज भी इसको साइंस का दर्जा नहीं दिया जाता है। जी, तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये सवाल है, आस्था गुप्ता, भारतीय सैनिक अत्यधिक और समय पर प्रतिकूल भौतिक वातावरण में देश की रक्षा करते हैं। वे किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करने की संभावना रखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। तो कंडीशंस जिनमें वो काम करते हैं, कुछ एक्सट्रीम हीट के कंडीशन, वेदर कंडीशंस जो होते हैं, एक्सट्रीम हीट के कंडीशंस होंगे, एक्सट्रीम कोल्ड के कंडीशन जैसे सियाचिन वगैरह में होता है, तो कुछ तो ऐसी कंडीशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कंडीशंस तो हम फिजिकल वेदर की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो कंडीशंस है, फैमिली से दूर रहना, जी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बहुत में, बहुत मतलब इतने difficult। सोशल सपोर्ट नहीं होना, तो ये सारी चीज़ों का भी मिलजुल के इम्पैक्ट आता है सोल्जर्स के वेलबींग के ऊपर। हम पूरी वेलबींग की बात करते हैं, तो एक तो ये हुआ, तो फिजिकल वेलबींग एक तो इम्पैक्ट होती है, जैसे इतनी दूर रह रहे हैं। जैसे सियाचिन में सोल्जर्स में देखा गया है कि उनमें वाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्योंकि वो इतनी बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, उनको ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद दिखना शुरू हो जाती हैं, तो जो चीज़ें कुछ नहीं दिखता बेसिकली उनको, अच्छा। उनका वाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसीलिए सियाचिन में ज़्यादा देर तक किसी भी सोल्जर को रखा नहीं जाता है, उनको वापस नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में या किसी और जगह डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो बेसिकली ऐसे स्ट्रेसफुल और जहाँ पे कॉम्बैट है, जहाँ पे लड़ाई का माहौल है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे फिर इनको दूसरी समस्या आती है कि खतरा रहता है, फियर रहता है वेलबींग का, चोट लगने का, एम्प्यूटेट वगैरह कुछ हो जाता है उनके साथ। फैमिली से अलग होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये फैमिली से अलग होते हैं, फैमिली जी। के अपने खुद के स्ट्रेसेस होते हैं। तो हाँ। ये चीज़ है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको क्या होती है, तो ये लॉन्ग टर्म में होती हैं, एकदम से तो नहीं होती किसी को भी, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई ऐसी चोट लगी या इंजरी हुई, बुलेट इंजरी, जिसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो ऐसा होता है जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, फियर से शुरू होता है, जी घबराहट और इन चीज़ों से शुरू होता है। ज़्यादा सोच में जाते हैं तो डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, अगर आप युद्ध के माहौल में या ऐसी जहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे हो, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक होता है जो इमीडिएटली आफ्टर किसी बहुत हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। हालांकि मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे इंडियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उनको इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है लंबे समय के लिए। तो और पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है किसी को भी वहाँ पहुँचाने के लिए, कि मतलब उस mental जॉब strength लेने भी के लिए। उनका बिल्कुल, अच्छा मेंटल हो। स्ट्रेंथ, ये जी। सारी चीज़ें करने के बाद ही कोई उस पोजीशन पे पहुँचता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ऐसी समस्याएं हो जाती, लेकिन हाँ, लंबे समय में ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहने के बाद देखा गया है आमतौर पे कि इनको ये समस्याएं अब हो होने जाती लगी हैं। है। आस्था के बाद जो अगला सवाल है, आइए हम लेते हैं। Hello, I'm Akbar from Lucknow. I wanted to ask, measures can be reliable but not valid. Can you please give examples? I think he means the psychological measures. यस, सो ही इज सेइंग साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं जब हम टेस्टिंग करते हैं, और ये टेस्टिंग की वहाँ की बात नहीं कर रहे, ये वहाँ की बात कर रहे हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स जब हम बनाते हैं। ये बातचीत का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये सवाल का कॉन्टेक्स्ट वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने का। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा ना एग्जाम्पल्स दीजिए, तो पहली चीज़ तो जब हम बच्चों को अपने को बोलते हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, हाँ। तो अल्फ़ाबेटिकली आर पहले आता है, वी बाद में आता है। रिलायबिलिटी कम्स ऑलवेज बिफोर वैलिडिटी जब भी हम टेस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, हाँ। बनाते हैं। ये टेस्ट के बनाने का एरिया का क्वेश्चन है। जी तो रिलायबल होने का मतलब होता है किसी चीज़ का कंसिस्टेंट होना, हर बारी में सेम रिजल्ट्स देना। और वैलिडिटी का मतलब होता है उसकी वैधता, मतलब वो क्या सच दे रहा है रिजल्ट। तो मैं जैसे मान लीजिए आपका कोई शुगर टेस्टिंग की मशीन है, वो 212 नंबर शो कर रही है, वहाँ अटक गई है, वो
वो रिलायबल शो होगी, क्योंकि हर बारी वो सेम रिजल्ट दे रही है, वो रिलायबल है। लेकिन क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, रिजल्ट आपको दे पा रही है, नहीं दे पा रही, नहीं, ऑब्वियसली आपका गलत शुगर लेवल दे रही है वो। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो टेस्ट रिलायबल हुआ लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ। दैट मीन्स कि आप उसके ऊपर फाइनली उसको यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। तो एक किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करने के लिए वो रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई टेस्ट रिलायबल नहीं साबित हुआ तो आप वैलिडिटी की सिचुएशन पे जाते ही नहीं हो, वहाँ तक आप प्रोसेस में नहीं जाओगे जब हम टेस्ट बना रहे हैं। और अगर कोई चीज़ वैलिड है तो वो रिलायबल तो हुई क्योंकि आप तभी उस स्टेप पे पहुँचे। जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप पहले नीचे वाली। तो एक और एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे आपकी घड़ी कोई रुक गई है, वो 12 बजा रही है, तो वो दिन में 24 घंटे में 2 बार सही टाइम दे रही है, तो 2 बार वो वैलिड भी है, रिलायबल भी है। लेकिन वो हर घंटे वो सेम टाइम दे रही है, इसलिए वो रिलायबल है। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझा जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आपने दिया। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बेसिकली जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो इंटरेस्टिंग होता ही है, लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही लेकिन मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मैं अपने श्रोताओं को अगला सवाल लेने से पहले ये बता दूं कि वो चाहें तो इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। बस उन्हें हमारा व्हाट्सएप नंबर याद करना है और उन्हें ऑडियो सवाल भेजने हैं 9289094044। और अगर यहाँ पे आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते और हमें ईमेल करते हैं तो abhyas.airnews@gmail.com पे हमें वो मेल भी कर सकते हैं। तो सवालों की जो लिस्ट है उसमें जो अगला सवाल है, आइए सुनते हैं। नमस्कार मैडम, मैं खादिम गौहर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि HIV से पीड़ित व्यक्ति के प्रबंधन और पुनर्वास में मनोवैज्ञानिक क्या भूमिका निभा सकते हैं? जैसे HIV जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इलनेस, क्रॉनिक इलनेस और टर्मिनल इलनेस की कैटेगरी में आती है। मतलब काफ़ी हद तक इसमें, हालांकि अभी दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं कि आप काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं, अच्छे से रह पाते हैं, इतना ख़राब नहीं है जिस तरीके से पहले होता था। तो एक वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट हाँ, इसी पॉजिटिव पॉइंट को आप यूज़ करेंगे अपने पेशेंट के साथ बातचीत करने में। तो पहली चीज़ जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, किसी भी HIV जो हॉस्पिटल में आप जाएंगे जहाँ पे ये पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हमेशा होता है टीम में। HIV का जो प्रबंधन है वो कोई एक इंसान नहीं करता, एक डॉक्टर नहीं करता, एक पूरी टीम होती है। तो वो टीम में साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल होता है, क्योंकि इसके साथ जो एक प्रॉब्लम जो अटैच्ड है वो स्टिग्मा की है। स्टिग्मा मतलब कि जब दूसरे लोग ये जानेंगे तो वो आपसे दूरी कर लेंगे ये जानने के बाद। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए इसका बहुत इम्पैक्ट आता है, डिप्रेशन वगैरह में जा सकता है पेशेंट। तो साइको एजुकेशन, सबसे पहले साइको एजुकेशन, उसको ये बताना कि उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या में किस तरीके से वो ठीक होएगा, क्या उसमें होने वाला है, उतार चढ़ाव क्या रहेंगे बीमारी के दौरान, कैसे बचना, वो सारी चीज़ें। पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या फील होगा, आप क्या इस दौरान क्या क्या करेंगे। तो उस तरीके से पहले ये चीज़ है इन्फॉर्मेशन बेस्ड। वहाँ जैसे ही उसका ये समझ बन जाती है, उसके बाद आप फिर शुरू करते हैं थेरेपी वाले एरिया में कि चलिए अब हम करेंगे क्या, हम अपने थॉट्स को कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, जो नेगेटिव थॉट्स आएंगी। तो उसको बेसिकली कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक सिखाई जाती है कोपिंग करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि उसके जो वही प्रबंधन में उसकी फैमिली मेम्बर्स या उसके सोशल सपोर्ट या उसके पास है कौन जो उसको हर वक्त इन चीज़ों के लिए हेल्प कर सकता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये 3 एरियाज में काम करता है। जी, बहुत खूब। और हमें ऐसा लगता है कि इन सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा एक विराम देते हैं, छोटा सा। और अभी वक्त है हमारा म्यूज़िकल ब्रेक का। तो मैम, आमतौर पर हम अपने गेस्ट की ही पसंद का एक गाना सुनते हैं, तो आज बताइए आपकी पसंद का गाना हम सुने। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं अपनी पसंद का गाना सुनवाना चाहूँगी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, पहले गाना सुनते हैं फिर इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, गाने के बोल। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। आनंद फिल्म से, जो कि 1971 की रिलीज फिल्म थी, हमने ये खूबसूरत सा गाना सुना और ये फिल्म कंटेंट और गीतों के लिए बहुत मकबूल हुई थी। ये तो हुई थोड़ी सी जानकारी गाने के बारे में। आइए अब सवालों की जो बारिश अभी हमने थोड़ी देर तक रोक रखी थी, अब इसको फिर से शुरू करते हैं और कुछ एक सवालों को और लेते हैं। मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी मनुष्यों के अलावा और दूसरे पशु प्राणी पक्षी में कैसे काम करता है और विभिन्न मनुष्यों के वर्तन में भी साइकोलॉजी का क्या महत्व है? अगर आप साइकोलॉजी को समझें तो साइकोलॉजी का जो बेसिकली मीनिंग है वो ये है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। उसकी जो डेफिनेशन यही है कि ह्यूमन और एनिमल सबके बिहेवियर को स्टडी करना और ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, मतलब जो चीज़ मुझे सामने दिखाई दे रही है वो वाले बिहेवियर्स, और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई देने वाले बिहेवियर्स वो होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। थॉट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, ये सारे हमारे अंदर के होते हैं। तो बेसिकली तो ये हो गया एनिमल बिहेवियर्स की। जब मैं बात करूँ एनिमली क्या, जैसे छोटे बच्चे जो नहीं बोलते हैं, एनिमल्स को हम मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं। एनिमल्स हैं जो स्पीशीज़ हैं जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं। पेट्स हो गए हमारे जो हमसे बात नहीं करते हैं, या एनिमल्स इन द वाइल्ड भी हो गए। इनकी बिहेवियर्स की भी बहुत स्टडी होती है। इनके क्या क्या बिहेवियर्स नेचुरल हैं, क्या अननेचुरल। आजकल बहुत बिहेवियर्स ऐसे देखे गए हैं जो एनिमल्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स कर रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे। तो एनिमल के बिहेवियर भी स्टडी होता है। एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिका वगैरह में तो बहुत यूज़ होता है जो जिसको बोलते हैं डॉग विस्परर। तो डॉग विस्परर, और वो होते हैं जैसे कि जो कोई डॉग जो आपका डिस्टर्ब करता है, बहुत घर में शोर करता है, या उसमें कुछ रेस्टलेसनेस है डॉग में, तो वहाँ पे तो पूरा ट्रेनिंग मतलब वो चलते हैं जिनमें ये लोग इनको बुलाते हैं और डॉग को ट्रेन करते हैं कि वो इस तरीके से शांत रहना सीखे। नहीं, वो तो आजकल हमारे देश में भी बहुत सारे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, जनरल ट्रेनिंग के हैं। अभी ये बिल्कुल ये डॉग बिहेवियर में के अंदर आ चुके हैं ना इस तरीके से जी। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी तो खैर रही है। एवोल्यूशनरी जो साइकोलॉजी वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी बहुत करती है। इवन कैट्स, उनके भी आजकल जिस तरीके से लोग एज पेट्स रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं। जो सोशल सपोर्ट है लोगों का, बहुत लोगों का सोशल सपोर्ट वही है, इंसान नहीं है, पेट्स ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम एक और सवाल ले लें। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, मैं यहीं रीवा से। मेरा सवाल ये है कि साइकोलॉजी का संबंध अध्यात्म से कैसे है? दुर्गेश पांडे, अध्यात्म से किस तरीके से ये लिंक्ड है? दुर्गेश जी शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं शायद, अब ये इन्होंने कुछ सोचना शुरू कर दिया। तो अगर साइकोलॉजी हम कहें, साइकोलॉजी अगर हम बिहेवियर, अभी हमने बात की कि बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, सोच का लेवल, ये तो हमारे वो लेवल्स हैं जहाँ पे हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैं घर में क्या काम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आम तौर पे हम ये मेरा एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जा सकता है, नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा रिलेशन इस सृष्टि से, आजकल एक बात आपने सुना, ये वर्ड मल्टीवर्स एक वर्ड होता है। मल्टीवर्स मतलब कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम एक लेवल ऑफ वर्ल्ड में हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे और दुनिया के लेवल्स होते हैं जो हमें नहीं देखे। अभी तक हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स यही जानती है कि एक ही धरती है, हो सकता है यहाँ 4-5 और धरतियाँ घूम रही हैं, हमें नहीं मालूम है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस से बाहर की चीज़ें हैं जो हमें आज भी समझ नहीं आती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो अध्यात्म है वो हमारा एक तरीका है जो साइकोलॉजी को और ऊपर लेवल पे ले जाता है, और उसका बहुत गहरा कनेक्शन है जब हम ये सोचते हैं कि हमारे को कॉन्शियसनेस में और ऊपर बढ़ना है और बाकी चीज़ों से हमारा क्या कनेक्शन है, इस सृष्टि से क्या कनेक्शन, क्या मेरा वो कनेक्शन वहाँ पे जो पहाड़ों में
चीज़ें हैं, जो झरना बह रहा है, क्या मेरा उससे कोई कनेक्शन है कि नहीं है? अध्यात्म का मतलब है स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स नॉट रिलीजियोसिटी। इसका धर्म से कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना? तो ये स्पिरिचुअलिटी है। हम क्या विश्वास है हमारा, क्या कोई और चीज़ है यहाँ पे इस दुनिया में, कुछ और है जो कंट्रोल करता है? तो वो सब चीज़ों का, तो हम इन चीज़ों के सवालों में जब घुसेंगे तो हमको और ज़्यादा अपने बारे में समझ आता है, और मेरा कनेक्शन बाकी दुनिया से क्या है, सृष्टि से क्या है, वो सब चीज़ों का समझ आता है। इससे रिलेटेड कोई किताब ऐसी हो जो आप सजेस्ट करना चाहें? इंडियन साइकोलॉजी पे बुक्स है, और अगर आप अपने जो जैसे कि अगर आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे उसमें भी बहुत निकल के आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर सारा निकल के आ जाता है, और उसका कनेक्शन आध्यात्म से निकल के आ जाता है। और ये अगला सवाल, My name is Charulata Kaimal and I am from Kerala. My question is, what is Indian psychology and what is its relevance? इनका सवाल मैं अगर एकेडमिक एंगल से देखूँ ना, जी, इनका सवाल का मतलब ये है कि इंडियन साइकोलॉजी का अलग से पूरा ट्रेडिशन है, पूरा ट्रेडिशन है। इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 साइकोलॉजीज चलती हैं दुनिया में। एक है वेस्टर्न साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जो यूएस से आती है, जो यूएस वालों ने बनाया हमारे लिए कि भाई ये साइकोलॉजी होती है इस तरीके से, ये थ्योरी है, ये पर्सनैलिटी है, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन जब हमने देखा और उसको समझा और हमने अपने शास्त्रों की तरफ देखा तो हमें रियलाइज हुआ हमारे पास ऑलरेडी साइकोलॉजी रनिंग है, एक्टिव साइकोलॉजी रनिंग है। तो इंडियन साइकोलॉजी बेसिकली वो साइकोलॉजी है जो शास्त्रों से, उनकी समझ से, जो ऑलरेडी रिटन है उनकी समझ से निकल के आती है, और वो एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन पर्सनैलिटी को, हमारा कनेक्शन सृष्टि से, अगेन फिर वही सृष्टि से, और जो वो एक्सप्लेन करती है धर्म शास्त्र को, कर्म शास्त्र को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी इंडियन साइकोलॉजी में आती हैं। तो बेसिकली इंडियन साइकोलॉजी सिर्फ एक इंडिविजुअल को एक्सप्लेन नहीं करती है, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करती है, जो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पॉइंट है, जहाँ पे आज वेस्टर्न साइकोलॉजी पहुँची है इतने सालों के अध्ययन के बाद। हम वहाँ, हमारे शास्त्र हमें हमेशा से वहाँ थे। उसका रेलेवेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हम जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं आज की डेट में। अब ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है और ये हरमनप्रीत ने पूछा है। ये सवाल है, IQ स्कोर एकेडमिक नौकरी और अन्य जीवन परिणामों में सफलता की भविष्यवाणी करता है, कृपया समझाएं। सो व्हाट इज़ IQ स्कोर? तो IQ स्कोर बेसिकली, जैसे कि IQ होती है हमारी समझदारी, बुद्धिमत्ता हमारे अंदर कितनी है। तो अगर हम एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, BA कर चुके हैं, एक लेवल ऑफ एजुकेशन क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब आप में एक एवरेज लेवल ऑफ बुद्धिमत्ता तो है ही है जी, नहीं तो आप यहाँ भी नहीं पहुँचते। ठीक है, तो बेसिकली IQ तो ये हुई। लेकिन अगर आप में ज़्यादा है तो IQ का एक फॉर्मूला होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो होता है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है ना, एक फॉर्मूला है। मेंटल एज क्या होती है कि मेरी दिमाग की एज क्या है, मेरी समझ की, बुद्धि की उम्र क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज है कि मेरी आज की उम्र क्या है, मैं कितने दिन की, कितने साल की, वो मेरी एज हुई। तो अगर मैं समझ में अपनी वास्तविक उम्र से ज़्यादा हूँ तो मेरा फॉर्मूला बढ़ के आएगा, नंबर बढ़ के आएगा। अगर मैं उसके बराबर हूँ तो सेम आएगा, 100 आ जाएगा, 1/1 बन जाएगा। और अगर मेरा वो कम हुआ तो वो कम निकल के आएगा। तो बेसिकली तो ये हुआ। लेकिन इसमें जो खेल खेलता है एक चीज़, सक्सेस की बात अगर हम करें, सिर्फ सक्सेस को देखें, एकेडमिक सक्सेस तो आपका IQ दे देगा। अगर आप मान लो 140 IQ पे हैं, जैसे IQ बहुत बेहतर मानी जाती है, वो 140 के आसपास, 150, तो अगर आपकी 140 150 है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट इनकी होगी, अगर आपकी वहाँ है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी अगर आपके पास इमोशनल कोशेंट नहीं है, मतलब इमोशंस की समझ नहीं है, आप रिश्ते नहीं बना पाते हैं, आप लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, झगड़े करते हैं, आपका कुछ सही नहीं चल रहा बाकी ज़िंदगी में, लेकिन आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट बने तो आप फाइनली सक्सेसफुल काउंट नहीं होंगे लाइफ में। तो आपका ज़िंदगी का सक्सेस का पैरामीटर क्या है, क्या मापदंड है कि क्या मैं बहुत अच्छी नौकरी पे रह जाऊं और मेरी बाकी सब दुनिया बर्बाद हो रखी हो, क्या ये है, या मैं सब चीज़ों को, अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को एक साथ लेके अच्छे से चल रही हूँ, क्या वो है। तो IQ और EQ का जब बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा चाहे एवरेज हो IQ, लेकिन अगर आपका EQ बहुत अच्छा होगा तो आप तब भी सक्सीड कर जाएंगे क्योंकि आपको लोगों का सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका IQ बहुत अच्छा होगा और आप झगड़ा करेंगे, EQ नहीं होगा और आप किसी को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मतलब IQ के साथ EQ भी उतना ही आवश्यक है। तो डॉक्टर पूनम फोगाट, गार्गी कॉलेज से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, इन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए पिछले अंक में। अभी पहले तो हम सुन लेते हैं फैक्ट फाइल, उसके बाद हम फिर मुखातिब होंगे। संसद में बिल
कैसे बनता है कानून। एक विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो। एक बिल सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। यदि कोई विधेयक सदन में एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि विधेयक को मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले एक विधेयक को प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 बार पढ़ा जाता है। बिल के पहले पढ़ने के दौरान बिल के प्रभारी सदस्य के लिए बिल पेश करने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है। बिल पेश किए जाने के बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन में 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में विधेयक के सिद्धांतों और इसके प्रावधानों पर चर्चा होती है। इस स्तर पर ये सदन के लिए स्वतंत्र है कि वो विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे या उस पर राय जानने के लिए या उस पर तुरंत विचार करने के लिए इसे परिचालित करे। द्वितीय वाचन के दूसरे चरण में विधेयक पर खंड दर खंड पर विचार किया जाता है, जैसा कि पुनः स्थापित या प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस स्तर पर खंडों में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। द्वितीय वाचन के बाद सदन को विधेयक के उपबंधों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उसके बाद जिस सांसद या मंत्री ने इस बिल को पेश किया था वे कहते हैं कि बिल पास हो गया है। इसे थर्ड रीडिंग कहा जाता है। साधारण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक के मामले में सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विधेयक के एक सदन से पारित होने के बाद इसे इस आशय के संदेश के साथ सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां भी ये पहले वर्णित चरणों से गुजरता है, सिवाय परिचय चरण के। संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। यदि ये धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों की सिफारिश के साथ वापस कर सकता है। यदि सदन संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति को रोक नहीं सकते। हालांकि राष्ट्रपति संसद के सदनों द्वारा पारित एक संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। फैक्चुअल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पे आ गया है। पिछले अंक में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर ममता पठानिया ने एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया था रवि मौर्य ने, और इनको मिलेगा ई-सर्टिफिकेट। अब आज का सवाल जो डॉक्टर पूनम पूछेंगी आप सबों से, परीक्षार्थियों से, जिसके जवाब देने पे उन्हें मिलेगा ई-सर्टिफिकेट। तो आप सवाल पूछें, कोई भी एक छोटा सा सवाल। क्योंकि हमने अभी बात की है IQ और EQ की, तो मैं ये पूछती हूँ कि EQ का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रोपोनेंट कौन थे, पायनियर कौन थे, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? बहुत खूब। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिसनर्स जिन्होंने ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना होगा डेफिनेटली आपके जवाब जल्द से जल्द भेजेंगे। हम उन्हें बता दें कि 12 अक्टूबर तक हमें आपके जवाब मिल जाने चाहिए, और साथ ही साथ हम उन्हें ये भी बता दें कि अगला विषय हमारा होगा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, और उस पर भी हमें आपके सवाल मिल जाने चाहिए 12 अक्टूबर तक। और इसके साथ ही हमारा कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और हमारी आज के मेहमान पूनम को दें इजाजत। नमस्कार।